हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलर की इनसाइट लर्निंग। तो बेसिकली ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे दो एसेंट लगे होते हैं तो इसको पढ़ा जाता है कैलर, लेकिन आपको जैसे भी पढ़ना है पढ़ सकते हो, डजेंट मैटर। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के लर्निंग एंड टीचिंग में। हो सकता है कई यूनिवर्सिटीज में ये टॉपिक किसी और सब्जेक्ट में हो, तो डजेंट मैटर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो वही रहेंगी, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार। चलो, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? मीनिंग पढ़ेंगे, जो भी लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी है। एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जो भी कैलर ने करे थे। लॉज पढ़ेंगे, इनसाइट फॉर्मेशन कैसे होती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस क्या हैं। ओके, तो बहुत ईजी टॉपिक है, बस एक स्टोरी की तरह सुनते जाना, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो, तो बेसिकली ये इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी वॉल्फगैंग कैलर ने। आपको कॉलर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो इन्होंने जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है दी थी, इनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1887 को, एंड ये इनकी डेथ हुई थी 11 जून 1967 को। तो इनको बेसिकली कहा जाता है अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेसिकली तो ये सभी जर्मनी से रिलेट करते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो भी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी को फॉलो करते थे या जो भी उसके संस्थापक थे, वो सभी जर्मनी छोड़ के अमेरिका चले गए थे, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट। तो जो कैलर थे वो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं किसके साथ? मैक्स वर्थीमर के साथ, लेविन के साथ, और कर्ट कॉफ्का के साथ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको, तो ये सभी जर्मनी से सेटल हो गए थे अमेरिका में। और बेसिकली जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी किससे रिलेट करती है? ये रिलेट करती है परसेप्शन की स्टडी से, कि हमारा माइंड कैसे चीज़ों को परसीव करता है। इन्होंने बताया कि हमारा माइंड जो है वो चीज़ों को ऐसी होल परसीव करता है, वो इंडिविजुअली चीज़ों को नहीं देखता है, वो पूरी एक इमेज या पूरा एक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करता है, ठीक है। और जो दिमाग का जो परसेप्शन है वो चीज़ों को एज ए होल अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। जिसने अटेंशन परसेप्शन सेंसेशन वाला वीडियो देखा है, दे कैन ईजली अंडरस्टैंड कि परसेप्शन क्या होता है। तो वर्थीमर को माना जाता है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का फाउंडर या फादर। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें याद करते जाना। चलो, तो जेस्टाल्ट का कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है, तो सबसे जो नज़दीक का ट्रांसलेशन है उसको कैसे समझा गया है कि कन्फिगरेशन, कि किस तरह से चीज़ों की कन्फिगरेशन है, या चीज़ों को किस तरह से एज ए होल अंडरस्टैंड किया जाता है उसको ऑर्गेनाइज करके। क्लियर है? बेसिकली जेस्टाल्ट का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, तो जो भी सबसे नज़दीक वर्ड है जिस तरह से इसको ट्रांसलेट करके समझा गया है वो है कन्फिगरेशन या एन ऑर्गेनाइज्ड होल। क्लियर है? चलो, तो लर्निंग बाय इनसाइट क्या होती है? तो लर्निंग बाय इनसाइट बेसिकली आप कह सकते हो कि एकदम से आइडिया आ जाना, किसी प्रॉब्लम का एक सर्टन सॉल्यूशन मिल जाना, ठीक है। एक फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाना। सपोज करो कोई नया टॉपिक है या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, तो एकदम से आपके अंदर इनसाइट आ जाना, आइडिया आ जाना कि अरे वाह, ये चीज़ इस तरह से होती है, ठीक है। तो वही है लर्निंग बाय इनसाइट। तो इसमें इन्होंने कहा कि किसी भी तरह का ट्रायल एंड एरर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कैलर क्या थे, थोड़ा क्रिटिसाइज करते थे थॉर्नडाइक को कि ऐसा नहीं होता कि हम ट्रायल एंड एरर करते हैं। इन्होंने कहा कि हम चीज़ों को इनसाइट के जरिए समझते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सारी डिस्कवरी जो है, बहुत सारे इन्वेंशन हैं, वो इनसाइट के जरिए ही हुए हैं। लेकिन इनसाइट आना बेसिकली क्या है? प्रीवियस नॉलेज पे ही बेस करता है। सपोज करो कोई इंजीनियर है तो उसको इनसाइट किस फील्ड में आएंगे? उसको अपनी ही फील्ड में इनसाइट आएंगे। कोई डॉक्टर है, किसी तरह का नया ऑपरेशन है, तो उसको अपनी फील्ड में इंसाइट आएगा, है ना। अपनी फील्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगी। और वो क्यों आएगी? क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपनी फील्ड में प्रीवियस नॉलेज है, जिसके बेस पे उसको सडन सॉल्यूशन आएगा या फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये सही है कि इंसाइट आती है, लेकिन इंसाइट के लिए प्रीवियस नॉलेज होना किसी पर्टिकुलर फील्ड में ज़रूरी है।
है ना। ऐसा थोड़ी ना कि अगर हमें रॉकेट साइंस नहीं आती तो रॉकेट साइंस के बारे में कोई इंसाइट आ जाएगी। हो सकता है कुछ रेयर केस में हो भी जाए, लेकिन किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर इंसाइट आनी है तो उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी तो हम हाइपोथेसिस लगा पाएंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे होगी। समझ रहे हो आप? ठीक है। तो अब बेसिकली हुआ क्या था, कई लोग केलर का क्रिटिसिज्म इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी तो ये कैनरी आइलैंड में, जो कि स्पेन के आसपास है आई थिंक, वहाँ पे फंस गए थे। तो ये कई लोग कहते हैं कि केलर ने ऐसे मज़े मज़े में, वहाँ कैद तो थे ही, कैद इन द सेंस वो फंस गए थे तो उनके पास कुछ काम नहीं था, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाला बिना सिस्टमेटिक स्टडी के या किसी बिना सिस्टमेटिक एम या गोल के। तो ये पर्टिकुलर उनका क्रिटिसिज्म है। तो जो भी उन्होंने स्टडी करी थी कैनरी आइलैंड में 1913 से लेकर 1917 तक, उसको 1925 में पब्लिश किया था। एक बुक पब्लिश की थी किस नाम से, मेंटेलिटी ऑफ एप्स के नाम से, ठीक है, जिसपे इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर काम किया था और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। बेसिकली इन्होंने क्या देखा कि बंदर यहाँ से वहाँ उछल रहे हैं, तो इनके दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना इन पे काम किया जाए। ओके, सिंपल है, स्टोरी की तरह याद करना इसको। चलो, तो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, बॉक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने केले के गुच्छे को सीलिंग से टांग दिया। ठीक है, अब बंदर इसको हासिल करने के लिए यहाँ वहाँ कूद रहा है, ट्राई कर रहा है, रस्सी के साथ यहाँ वहाँ जा रहा है या एक बॉक्स पे चढ़ रहा है। तो लेकिन जो चिंपैंजी है वो केले को हासिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, कॉलर ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख के उस पर चढ़ के किसी चीज़ को हासिल करना है। तो ये चिंपैंजी ने देखा और उसने जो भी दो बॉक्स पड़े थे उसको आपस में स्टैक किया और उसके ऊपर चढ़ के केले को हासिल कर लिया। सिंपल। दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि बंदर को केज के अंदर बंद कर दिया, केले को फिर से लटका दिया, वहाँ पे दो छड़ी रख दी और ये दो छड़ी या स्टिक क्या थी, आपस में कनेक्ट हो सकती थी। चिंपैंजी अगेन यहाँ वहाँ उछलता रहा, उसको केले नहीं मिल रहे थे। कॉलर ने अगेन डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है, कि किस तरह से छड़ी को जोड़ना है। उसने केलर ने मतलब उसको जोड़ के दिखाया। तो चिंपैंजी ने अगेन उन छड़ी को जोड़ लिया आपस में और केले हासिल कर लिए। ठीक है, तो इनके दो एक्सपेरिमेंट थे। आप लिखना चाहो तो एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा और फिगर बना दो तो और ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब टीचर को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये दो एक्सपेरिमेंट याद रखना, दो क्यूब के साथ और दो स्टिक के साथ। जो स्टिक वाला एक्सपेरिमेंट है इसमें इन्होंने चिंपैंजी को केज के अंदर रख दिया था और केले बाहर से। सिंपल। चलो, तो अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने कुछ लॉज दिए, कुछ सिद्धांत दिए। इन्होंने कहा कि कैपेसिटीज होना जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल में कैपेसिटीज होगी, क्षमता होगी, तभी इंसाइट आएगी। सपोज हमें एजुकेशन के बारे में पता है, हमने बीएड करी है तो हम एजुकेशन के क्षेत्र में जानते हैं, तो हमें इसी से रिलेटेड इंसाइट आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटीज है, हमारे अंदर क्षमता है कि जो भी हमने पढ़ा है, थ्योरीज पढ़ी है साइकोलॉजिकल, उसके बेस पे इंसाइट आ सकती हैं। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं कि इंसाइट क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे आती हैं। ठीक है, देन है कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जरूरी है इंसाइट आने के लिए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विदाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस होना इंसाइट नहीं आ सकती है ना। सपोज करो कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो उसके बारे में प्रीवियस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना, कि पहले हम स्विच ऑन करेंगे फिर सीपीयू का बटन दबाएंगे। अगर हमें नहीं पता कि कहाँ से क्या चीज़ काम करती है तो इंसाइट नहीं आ सकती, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। देन है इन्होंने कहा कि एक बार इंसाइट आ जाती है तो उसको हम नए सिचुएशंस में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है, जैसे बाइक चलानी आती है, मतलब साइकिल चलानी आती है, तो साइकिल चलाने से क्या है, हमें हैंडल संभालना आ जाता है, तो उससे बाइक चलाने में, स्कूटर चलाने में, एक्टिवा चलाने में आसानी होती है, क्योंकि हैंडल संभालना या बैलेंस करना हमें आ जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि और क्या है, लो है फंबलिंग एंड सर्च। जब भी कोई नई सिचुएशन आती है तो हम फंबल करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं और सर्च करते हैं।
तो ये भी क्या एक लॉ है, नए सिचुएशंस आने पे हम फंबल करते हैं, सर्च करते हैं, मतलब लड़खड़ाते हैं इन द सेंस कि हम उसका आंसर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, और सर्च करते रहते हैं इसके बारे में। इन्होंने हालांकि ट्रायल एंड एरर को नकारा है, लेकिन आप बहुत डीप में समझो तो सभी चीज़ें ट्रायल एंड एरर से ही आती हैं, है ना। विदाउट ट्रायल एंड एरर करे हमें चीज़ें नहीं आ सकती हैं, लेकिन कैलर इससे बिल्कुल इत्तिफाक नहीं रखते थे। वो कहते थे कि ऐसे नहीं होता कि हम ट्रायल एंड एरर करते हैं, हमें इंसाइट आती है। और क्या है, होलसम एक्सपीरियंस। तो जेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि भाई हम चीज़ों को एज ए होल देखते हैं, मतलब पूरी बॉडी को समझना, देन ऑर्गन पे जाना कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है, या जर्नल से स्पेसिफिक जाना, ठीक है। तो हम चीज़ों को एज ए होल ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि परसेप्शन के ऊपर एक इनका लॉ है ना, लॉ ऑफ क्लोजर। तो उसमें क्या है, सपोज ऐसे जी लिखा है तो हमारा माइंड इसको अपने आप इसको यहाँ से मिला देगा, है ना। वो क्या है, हमारा परसेप्शन है, क्लोजर का परसेप्शन, कि भाई इसको क्लोज कर दो और एक ओवरऑल या होलसम एक्सपीरियंस ले लो, इसको एज ए होल अंडरस्टैंड करो। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर परसेप्शन नहीं समझ में आ रहा तो परसेप्शन का वीडियो देख लेना जाके। चलो देन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इंसाइट लाने की। तो जेस्टाल्ट व्यू सजेस्ट करता है कि प्रॉब्लम को एज ए होल समझना चाहिए, फिर उसका सॉल्यूशन हासिल करने में आसानी होती है। इन्होंने कहा कि गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चे उसको हासिल कर सकें। जैसे बंदर के पास या चिंपैंजी के पास गोल था केले हासिल करने का, तो उसके पास क्लियर गोल था और उसने सभी एफर्ट किए केले को हासिल करने के लिए। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, साइंस में, जहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन यूज किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि मोटिवेशन भी ज़रूरी है, प्रोत्साहन भी जरूरी है। कि चिंपैंजी के केस में क्या था, केले उसको मोटिवेट कर रहे थे वहां तक पहुंचने के लिए। क्यों, हो सकता है चिंपैंजी भूखा था और उसको वो चाहिए था। चलो, ये जो थ्योरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बढ़ावा देने में बहुत हेल्प करती है। कैसे, जैसे चिंपैंजी को बनाना हासिल करने थे ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए। तो बंदर ने वो सभी अटेम्प्ट करे और जो भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया उसको अच्छे से यूज किया, जो भी प्रॉब्लम थी उसको दूर करने की कोशिश करी। ओके, तो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिखाने में इनसाइट लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा रोल माना जाता है ना। मतलब बच्चों को प्रॉब्लम दे दो और बच्चे सभी चीज़ें करेंगे, और जो भी आप बच्चों को फिर डेमोन्स्ट्रेट करोगे वो उसको ईजिली ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो हमें एगर कर देती है उसको अचीव करने के लिए। करिकुलम क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो भी एक सब्जेक्ट में हमने पढ़ा है उसको दूसरे सब्जेक्ट में आसानी से यूज कर सकें। और जैसे हमने पढ़ा कि जब इंसाइट आ जाती है तो उसको हम नई सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि करिकुलम इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जो भी हमने एक सब्जेक्ट में स्किल हासिल करी है उसको दूसरे सब्जेक्ट में आसानी से अप्लाई कर सके। इन द सेंस जो भी इंसाइट आई है उसको हम अलग अलग नई सिचुएशंस में यूज कर सके। कंटेंट डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, तो टीचर के द्वारा जो भी कंटेंट डिलीवरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, मतलब चीज़ें इजी हों फिर कॉम्प्लेक्स हों। देन होनी चाहिए कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ना। और जैसे कि मारिया मॉन्टेसरी ने भी कहा था कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। बच्चों को सभी चीज़ें पहले दिखानी चाहिए और फिर उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को एनहेंस करना चाहिए। ठीक है, सपोज पहले बच्चों को प्लैनेट्स दिखा दो और फिर उनसे आप सवाल कर सकते हो, या पहले उनको सभी चीज़ें दिखा दो कि किस तरह से होती हैं, फिर उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं हम लोग। चलो देन है लिमिटेशंस या डिमेरिट्स क्या हैं। तो ये क्या है भाई, छोटे बच्चों के लिए जो भी डल बच्चे हैं उनके लिए यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है बच्चों में, हो सकता है उनकी कॉग्निटिव स्किल उतनी अच्छी ना हो कि उनको इंसाइट आ सके, आइडिया आ सके कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ना। स्मॉल बच्चों के लिए या छोटे बच्चों के लिए क्यों उतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि बच्चों को उतनी ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज नहीं है। देखो, इन्होंने ट्रायल एंड एरर को रूल आउट किया था, लेकिन ट्रायल एंड एरर लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि विदाउट ट्रायल एंड एरर किए हम चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। तो कितना भी कैलर ने कहा कि ट्रायल एंड एरर कुछ नहीं होता, लेकिन ट्रायल एंड एरर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को सीखने के लिए।
इन्होंने कॉग्निटिव लेवल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया कि बच्चों की कैसी दशा होती है, किसी इंडिविजुअल की कैसी कॉग्निटिव लेवल होता है और किस तरह से वो इंसाइट ला सकता है, या कैसी उसमें इंसाइट आती है। लर्निंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और उसी के बेस पे इंसाइट आती है, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं बताया। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर में फंस गए थे और इनकी जो रिसर्च है वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं थी। ये खाली रूम में, मतलब अपनी लैब में थी, इनके पास करने का कुछ नहीं था, तो इन्होंने चिंपैंजी के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर डाला। ठीक है, ये भी एक क्रिटिसिज्म। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाके पढ़ सकते हो यार। ठीक है, और ये जो नीचे वाला रेफरेंस है सबसे लास्ट वाला, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से जाके पढ़ना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आपकी जो भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।